एनरिच मनी की तरफ से सभी को नमस्कार। म्यूचुअल फंड्स क्या है? जो होता है जो कि फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, ये सब सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या है? कि आप जब चाहो म्यूचुअल फंड में रुपया डाल सकते हो, निकाल भी सकते हो। NAV क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होता है और इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है? देखिए, नेट एसेट वैल्यू जो कि NAV हम बोलते हैं, ये हर एक म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की वैल्यू को दर्शाता है कि मार्केट में उस यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड का क्या वैल्यू है। तो जब म्यूचुअल फंड का निवेश आता है, वो निवेश होता है अलग अलग सिक्योरिटीज़ में, तो अगर उसमें मुनाफा आता है, इस तरह से NAV बढ़ता चला जाता है। NAV को आप हर दिन रात को 9 बजे के बाद एमफी की वेबसाइट में देख सकते हैं, और फंड ऑफ फंड्स के केसेस में ये अगले दिन सुबह 10 बजे तक दिखाई देने लगता है। आपको कई सारे साइट्स पे भी दिखेंगे, और म्यूचुअल फंड हाउस भी अपने अपने साइट्स पे ही पब्लिश करते हैं। SIP, STP और SWP क्या है और ये कैसे काम करता है? देखिए, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि एक सिस्टमैटिक मैनर में इन्वेस्ट होता है पैसा आपका म्यूचुअल फंड्स में। यानी कि आपने सब उसके लिए सोच लिया कि हम 1000 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड में डालेंगे, तो आप अपने बैंक को निर्देश दे सकते हैं और 1000 रुपये आपके अकाउंट से निकाल के, बैंक अकाउंट से निकाल के म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएगा। इसे बोलते हैं SIP। STP होता है जिसमें सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो पैसा आमतौर पे लोग डेट फंड में डाल देते हैं, क्योंकि आपको एक बार में तो पैसा लगाना नहीं, तो एक बार में जितना भी पैसा उसे डेट फंड में डाल दिया, तो डेट फंड की थोड़ी थोड़ी करके इनकम जो भी 6%, 8% वो आते रहते हैं, और वहाँ से वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं इक्विटी फंड में। तो इक्विटी में आप कंटिन्यूस बेसिस पे समझिए कई महीनों तक इन्वेस्ट करते हैं, तो डेट से वो पैसा ट्रांसफ़र होकर इक्विटी में चला जाता है। तो इसे बोलते हैं STP। इससे आपको निवेश भी होता रहता है इक्विटी में, और डेट का बेनिफिट भी मिलता रहता है, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ ब्याज मिलता रहे डेट का, और बेनिफिट मिलता रहे डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क एलिमिनेशन और इक्विटी का। थर्ड कैटेगरी इज SWP, जिसमें आमतौर पे एक निर्धारित अमाउंट या निर्धारित यूनिट्स आप म्यूचुअल फंड कंपनी को बोलिए कि हमें वापस करिए। तो जनरली जो रिटायर्ड लोग होते हैं, उन्हें महीने का खर्च चलाना है, तो फर्ज करिए आपको 50,000 रुपये हर महीने चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड कंपनी को बोलिए कि हमें 50,000 रुपये का यूनिट हर महीने तोड़ के हमारे अकाउंट में वापस भेज दीजिए, बैंक अकाउंट में। तो इस तरह से आपका एक सिस्टमैटिक मैनर में वो पैसा वापस आ रहा है, उसे बोलते हैं SWP। एक्सपेंस रेशियो क्या है और डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या अंतर होता है? रेगुलर प्लान हो या डायरेक्ट प्लान हो, एक स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अंडरलाइंग सिक्योरिटी सेम होती है, फंड मैनेजर भी सेम होते हैं। इनफैक्ट उनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो सिर्फ बदलता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बीच में आ जाता है। तो जो रेगुलर प्लान है उसमें फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जैसे कि म्यूचुअल फंड, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो आपको हेल्प करते हैं निवेश करने में, और उनको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है वो दिया जाता है, और वो कॉस्ट एज एन एक्सपेंस रेशियो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से एडजस्ट होता है। तो जैसे आप सपोज करिए अगर किसी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है आपका एक्सपेंस रेशियो 2% हो, जबकि अगर आप डायरेक्ट करें, यानी म्यूचुअल फंड की साइट्स पे जाके डायरेक्ट करें, या जो भी दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, जैसे जहाँ भी आपको डायरेक्ट स्कीम मिलती है, आप BSE स्टार, NSE उन सब में करें, तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं लगता। उस केस में आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। यानी अगर रेगुलर फंड में सपोज करिए 2% है, तो डायरेक्ट प्लान में हो सकता है से 1% ही हो। तो रेगुलर और डायरेक्ट प्लान का अंतर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के चलते ही आता है। ग्रोथ स्कीम और IDCW स्कीम क्या है? देखिए, ग्रोथ स्कीम यानी कंपाउंडिंग स्कीम, तो जो म्यूचुअल फंड में जो फंड कमाई कर रहे हैं वो उसी में वापस री इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो वो ग्रो होते जाते हैं, उसे बोलते हैं ग्रोथ स्कीम। IDCW यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉल। तो उसमें क्या होता है, जो आपके इनकम हो रहे हैं या उसमें जो कैपिटल की जो वृद्धि हो रही है उसे समय समय पर विड्रॉ किया जाता है निवेशकों द्वारा। तो इसके तहत चूंकि पैसा निवेशकों को वापस जाता रहता है, तो वो वापस री इन्वेस्ट नहीं होता, और कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी कम होता है। इसी तरह इसीलिए आपका जो ओवरऑल इनकम प्रोपोर्शन है वो IDCW में काफ़ी कम होता है ग्रोथ के मुकाबले।
फोलियो नंबर और अकाउंट स्टेटमेंट क्या है और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के बाद अकाउंट स्टेटमेंट कब मिलता है? तो ये फोलियो नंबर एक यूनिक नंबर है जिसके तहत, उस नंबर के तहत ऑल द जो भी आपके इन्वेस्टमेंट रहते हैं वो उसे मेंशन होते हैं। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट है जिसमें अलग अलग तरह की स्कीम में जहाँ जहाँ पैसा लगा हुआ है वो सारे के सारे स्कीम का डिटेल, आपका अपना डिटेल, बैंक का डिटेल, नॉमिनी का डिटेल, सारा चीज़ उस कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में दिखता है। तो जब इनिशियल सब्सक्रिप्शन होता है क्लोज, उस क्लोजर के 5 दिन के अंदर म्यूचुअल फंड हाउस को अकाउंट स्टेटमेंट इशू करना रहता है। और जो क्लोज एंडेड स्कीम जो मार्केट्स में है वो आपको, चूंकि मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, आपको अपने डीमैट अकाउंट में भी उनका डिटेल दिखाई दे देगा। क्या म्यूचुअल फंड में जॉइंट होल्डर हो सकते हैं और नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड में जॉइंट होल्डर बिल्कुल हो सकते हैं। अगर कोई सोल होल्डर यानी इकलौता होल्डर है तो वो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू दूसरे के डीमैट अकाउंट जहाँ पे जॉइंट होल्डर है उसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। और म्यूचुअल फंड, हर एक म्यूचुअल फंड का एक ISIN होता है, मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर मार्केट के लिए, जिससे हमें उस म्यूचुअल फंड के बारे में मार्केट में रेट्स और सारी डिटेल मिलती है। और इस ISIN नंबर के थ्रू आपके डीमैट अकाउंट में वो म्यूचुअल फंड रिफ्लेक्ट करता है। तो जो डीमैट अकाउंट में फैसिलिटी अवेलेबल है जैसे जॉइंट होल्डिंग की, वो सारी बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड के जॉइंट होल्डिंग में भी मिलती है। रही बात नॉमिनेशन की, तो हर एक म्यूचुअल फंड हाउस नॉमिनेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और आप किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं और जॉइंट नॉमिनीज भी बना सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि अगर 2 नॉमिनी है तो उसे किस शेयर में बेनिफिट मिलेगा, 50-50 या 60-40, इस तरह से। अगर म्यूचुअल फंड्स में जॉइंट होल्डर हो तो क्या सारे होल्डर्स को बैंक अकाउंट में होल्डर होना जरूरी है? देखिए, म्यूचुअल फंड में जो प्राइमरी होल्डर होता है, अगर कई जॉइंट होल्डर है तो उसमें जो प्राइमरी होल्डर है उसका नाम ज़रूर बैंक में होना चाहिए। अगर बैंक जॉइंट होल्डिंग के नाम से है लेकिन उसका नाम तो होना ही चाहिए। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे राम और श्याम 2 जन के नाम से जॉइंट होल्डिंग है, तो राम को ज़रूर से उस जॉइंट बैंक अकाउंट का होल्डर होना चाहिए, चाहे उसका नाम पीछे आता हो, वो प्राइमरी होल्डर ना हो। ठीक है। आजकल जैसे AMCs और RTAs ये क्या करते हैं, पेनी ड्रॉप के थ्रू वो चेक करते हैं कि वो जो म्यूचुअल फंड होल्डर है उसका उस बैंक में खाता है या नहीं है। तो आमतौर पे क्या होता है, जो पहला जो म्यूचुअल फंड होल्डर होता है उसके बैंक अकाउंट में वो पेनी ड्रॉप जाता है, उससे वेरिफिकेशन होता है कि हाँ उस बैंक के खाते में उस बंदे का नाम है या नहीं है। तो बाकी के जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ होल्डर्स होते हैं म्यूचुअल फंड में, उनको एडिशनल डिटेल देना पड़ता है, जैसे बैंक स्टेटमेंट, कैंसिल चेक, ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ वो भी दूसरे बैंक के होल्डर हैं। पर जो रूल बताता है कि पहला होल्डर म्यूचुअल फंड का वो बैंक में एक जॉइंट होल्डर होना जरूरी है। म्यूचुअल फंड से पैसा वापस आने में कितना वक्त लगता है और अगर म्यूचुअल फंड स्कीम बंद ही हो जाए तो इन्वेस्टर्स के पैसे का क्या होता है? म्यूचुअल फंड से पैसा वापस आने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगते हैं। अगर पैसा विदेशों में लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लगते हैं। अगर म्यूचुअल फंड की स्कीम बंद हो जाती है तो जो रजिस्टर्ड यूनिट होल्डर होते हैं ऑन क्लोजर डेट, उनको उनके यूनिट होल्डिंग, यानी जितने वो यूनिट होल्ड करते हैं उससे NAV को मल्टीप्लाई करके, जो नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बैठती है वो उन्हें वापस आ जाती है। यानी जो भी खर्चे हैं उन सबको बाद दे के जो NAV बैठती है उससे यूनिट को मल्टीप्लाई करके पैसा वापस आ जाता है। तो पैसे का कोई रिस्क नहीं है क्योंकि इसे से भी ध्यान दे रहा है। म्यूचुअल फंड्स को नेक्स्ट जनरेशन को कैसे गिफ्ट कर सकते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड को गिफ्ट डीड के द्वारा तो नहीं आप गिफ्ट कर सकते, लेकिन आप अगर अपने विल में लिख के जाएं कि मेरे मरणोपरांत ये म्यूचुअल फंड इस व्यक्ति को इस रेशियो में मिले, तो वो विल के यानी वसीयत के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर म्यूचुअल फंड आपके डीमैट अकाउंट में है और डीमैट के थ्रू भी वो गिफ्टेड हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के टैक्स इम्पैक्ट्स क्या है? देखिए, 12 महीने तक अगर आप म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म बोला जाता है। तो उसमें
अगर आपको टैक्स आता है तो 20% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म होने पर 1.25 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर 12.5% का टैक्स आता है एज पर लेटेस्ट बजट। अगर ये डेट फंड हो तो 3 साल तक होल्ड करना पड़ता है उसे लॉन्ग टर्म बनाने के लिए। लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म हो यानी 3 साल से कम पीरियड के लिए अगर होल्ड किया गया हो तो उससे जो रेगुलर टैक्स रेट है उस पर वही रेगुलर टैक्स रेट लगते हैं जो एसएससी को लगना है। ईएलएसएस एक एंगल है जिसमें कि एक स्पेशल टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अगर उसमें कोई पैसा निवेश करता है तो जो निवेश का वैल्यू है 1.5 लाख तक का वैल्यू एटीसी में डिडक्टेबल रहता है पुराने स्कीम में, क्योंकि नई स्कीम में तो एटीसी है ही नहीं अब। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी। धन्यवाद शकुन जी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए रिच मनी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।